हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस मॉनेटरी पॉलिसी जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि इतनी बार वेरी लगा दिया तो कुछ तो है। येस, ऑब्वियसली इट इज़। आपका कोई भी लेवल हो, बी इट एकेडमिक्स, बी इट कॉम्पिटिटिव, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, दिस टॉपिक इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल, और सबसे ज़्यादा फोकस इसी टॉपिक पे होता है। दिस इज़ वेरी डायनामिक टॉपिक। आरबीआई कैसे काम करता है, कैसे मनी को कंट्रोल करता है, एवरीथिंग अबाउट दैट हम इसमें पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपको मॉनेटरी पॉलिसी नहीं समझ में आई है, सो यू आर ऑन द राइट चैनल। इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई कैन गारंटी दिस। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के मतलब के ऊपर, व्हाट डज दैट मीन। अब मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी मेड बाय द सेंट्रल बैंक इंडिया. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, वी हैव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड देयरबाय फाइट बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ठीक, अब ये क्यों बना है ये मैं आपको बताती हूँ. अभी इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जो कि ख़राब हो गया था, तो उस टाइम पे मैंने ये आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया था, बट वीडियो ख़राब हो गया इसलिए मैंने दोबारा शूट किया. अब मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, जैसे कि आपने डेफिनेशन में सुना, दैट मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है, एक ऐसी फ्रेमवर्क होता है जो कौन बनाता है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सेंट्रल बैंक एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया वी हैव आरबीआई. तो इंडिया की बात करेंगे तो आरबीआई जो भी पॉलिसीज़ बनाता है वो पॉलिसी किस लिए बनती है, टू कंट्रोल मनी सप्लाई. मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. कहाँ कंट्रोल करेगा, इन द इकोनॉमी एंड देयरबाय, और उससे क्या होगा, फाइट बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसे फाइट करेगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो उससे फाइट करेगा. नाउ एवरीबडी नोज अबाउट आरबीआई. अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यू मस्ट नो कि आरबीआई क्या होता है. आरबीआई इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा. और इशूअर ऑफ करेंसी. हम सबको पता है कि हमारे नोट छापने का राइट, जो सोल राइट है, वो लाइज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो मनी की सप्लाई को वो ही करता है. मनी की सप्लाई कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो मनी की सप्लाई को क्या करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको रिलीज़ करना है, all these decisions lie with the reserve bank through its monetary policy. इस monetary policy के द्वारा ही ये सारे functions होते हैं. अब आप देखिए, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, वी ऑल नो कि प्राइसेस इन्फ्लेशन की सिचुएशन में राइज हो जाते हैं. ठीक, एंड व्हाट हैपन्स इन डिफ्लेशन, प्राइसेस फॉल हो जाते हैं. ठीक, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जो प्राइस राइज हो जाते हैं, एवरीथिंग बिकम सो डियर, हर चीज़ इतनी महंगी मिलती है. उस सीन में क्या होता है, कैसे रुपी को कंट्रोल करना है, दैट लाइज विथ द आरबीआई. एंड व्हेन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन कम्स, व्हेन एवरीथिंग बिकम्स सो चीप, एट दैट टाइम किस तरह से मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है, दैट लाइज विद द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक्चुअल मीनिंग तो हमने समझ लिया. अब आ जाते हैं मेथड्स के ऊपर, जो कि बेइंतहा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. तो जो दो मेथड्स है, फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव मेथड, दिस. सेकेंड वन इज़ क्वालिटेटिव मेथड, दिस. आज हम जो कवर करेंगे वो है क्वांटिटेटिव मेथड. तो ये जो क्वांटिटेटिव मेथड है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम. कोई भी लेवल का हो एग्ज़ाम, it is asked, it is definitely asked. सबसे पहली टेक्निक पर आ जाते हैं, which is known as the bank rate. बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट आरबीआई चार्जेस, जो आरबीआई चार्ज करता है ऑन इट्स लोन्स टू अ कमर्शियल बैंक. इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग. हम सबको पता है कि आरबीआई जो होता है कंट्री का, जितने भी बाकी बैंक्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गए, केनरा हो गया, पीएनबी हो गया, जितने भी बैंक्स लाई करते हैं इंडिया में, उन सब का एक लीडर बैंक होता है. आरबीआई इज़ द वन दैट कंट्रोल्स. और बैंक रेट के द्वारा क्या होता है, जितने भी बैंक्स होते हैं, अगर उन्हें लोन चाहिए, अगर उन्हें लोन की ज़रूरत है,
पैसे की ज़रूरत है तो बैंक कहाँ से लोन लेंगे? हम सबको लोन की ज़रूरत होती है तो वी ऑलवेज गो टू बैंक, हम सब बैंक जाते हैं। बट अगर बैंक को लोन की ज़रूरत है तो बैंक कहाँ जाएगी? बैंक विल गो टू इट्स ओन बैंक। और हमने जब पढ़ा था कॉमर्स में कि RBI इज़ द बैंक ऑफ बैंकर्स बैंक, तो मतलब जो बैंक्स होते हैं नॉर्मली जो हमें लोन देते हैं, उन्हें लोन कौन देता है? उन्हें लोन देता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमें जो कमर्शियल बैंक्स जो लोन देते हैं हमसे कहते हैं कि हाँ ठीक है लोन ले लो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। RBI से जब वो खुद अपने लिए लोन लेने जाते हैं तो RBI भी उन्हें यही चीज़ कहता है, ठीक है लोन ले लो बट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट जिस रेट पे लगाया जाता है, दैट पर्टिकुलर रेट इज़ नोन एज द बैंक रेट। तो आपको ये याद रखना है कि जो बैंक रेट है, जब कमर्शियल बैंक्स को लोन की ज़रूरत होती है तो वो किससे लोन लेते हैं? RBI से। और RBI जिस रेट पे लोन देता है, दैट पर्टिकुलर रेट इज़ डिफाइंड एज द बैंक रेट। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए बेसिकली होता है ये बैंक रेट। अगर लंबे समय के लिए लोन चाहिए तो हमने सबने पढ़ा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। अगर लंबे समय के लिए लोन चाहिए किसी कमर्शियल बैंक को तो जो बैंक रेट है वो लग जाता है, और उस रेट पर उस पर्टिकुलर बैंक को लोन दे देता है हमारा RBI। तो ये था बैंक रेट। और बैंक रेट मैंने आपको बताया कि बैंक रेट जो है लोन देने वाला रेट होता है। एक्चुअली में आपने अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भाई कमर्शियल बैंक के अलावा भी कोई RBI से लोन लेता है। हाँ, क्योंकि हमने एक पॉइंट और कॉमर्स में पढ़ा था कि गवर्नमेंट्स बैंक, तो मतलब जो RBI है वो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बैंक है। स्टेट गवर्नमेंट को लोन चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंक है। बैंक्स को लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक्स को तो देता है, NBFCs को चाहिए तो देता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को चाहिए तो देता है। तो ये सारे RBI के क्लाइंट्स होते हैं। और एक और अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपने उसमें सुना होगा कि GST शॉर्टफॉल हो गई और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा स्टेट गवर्नमेंट से कि आप RBI से लोन ले लें। तो आपने उस टाइम पे ये टर्म सुना होगा कि RBI से लोन लेने की बात की गई है। तो RBI का क्लाइंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं, नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट चाहे तो वो भी जाकर लोन ले सकता है। तो ये था पहला टर्म। अब आ जाते हैं दूसरे टर्म के ऊपर, विच इज़ रेपो रेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में रेपो कहते हैं, वैसे इट इज़ अ रीपर्चेज रेट। ये क्या होता है? It is a rate at which RBI lends money to commercial banks against securities in case commercial banks fall short of funds for short term, also known as policy rate. अब जैसे हमने पढ़ा था बैंक रेट, ये सेम वही चीज़ है, बट यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क है, दिस इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए अगर कभी कुछ कमी हो जाए तो उसे कहा जाता है रेपो रेट। अगर किसी को किसी भी बैंक को तुरंत फंड की ज़रूरत है, लंबे समय के लिए नहीं, तुरंत चुका देगा, तुरंत पे बैक कर देगा, तो उस केस में बैंक रेट पर लोन ना देकर जो RBI होता है वो रेपो रेट पर लोन को दे देता है। आपने सुना होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी एक टर्म आपने सुना होगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपका यही चीज़ आती है, रेपो रेट आता है और रिवर्स रेपो आएगा, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज़ अ रिवर्स रेपो। अब ये रिवर्स रेपो क्या है? रिवर्स रेपो के बारे में पढ़ते हैं। Now this reverse repo, it is a rate at which RBI borrows money from commercial banks. RBI gives government securities as collateral to banks. अच्छा, अब इसे आप पहले सिर्फ मेरी बात सुनिएगा, अभी उधर रीड कुछ मत करिएगा। हम सबको पता है कि अगर हम लोन लेने जाते हैं बैंक से तो बैंक हमें कहती है अच्छा ठीक है लोन ले लो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और सिक्योरिटी के लिए क्या है? तो कुछ लोग अपनी दुकान के कागज़, कुछ अपने घर के कागज़, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कीमती चीज़ें, वेल्थ वगैरह को दिखा के लोन ले लेते हैं। तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो दिखाकर आप लोन लेते हैं, दैट इज़ नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक, रेपो में हमने पढ़ा था, यहाँ पे जब हम रेपो पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ये RBI जब लोन देती है, किसको देती है? कॉमर्शियल बैंक को देती है अगेंस्ट सिक्योरिटी लेके शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा रेट है जिस पे RBI खुद बोरो करती है। मतलब RBI को लोन चाहिए, किससे? कमर्शियल बैंक से। और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं, दैट पर्टिकुलर रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ठीक, गवर्नमेंट RBI गिव्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलैटरल। और कोलैटरल से क्या रखवाती RBI कमर्शियल बैंक को? सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के कुछ फंड के कुछ
एक तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ होती है जो आरबीआई बोलती है कमर्शियल बैंक्स को कि ऐसा करो, ये कोलेटरल मान के रख लो, हमें लोन दे दो। और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स उल्टा आरबीआई को लोन देते हैं, दैट पर्टिकुलर रेट इज़ नोन एज रिवर्स रेपो रेट। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो। नाउ दिस इज़ आरबीआई और ये हैं हमारे बाकी के बैंक्स। ठीक, बाकी के बैंक्स में आप किसी को भी समझ लीजिए, टेक एसबीआई, टेक पीएनबी, एनी बैंक। आरबीआई ने क्या किया, बैंक को लोन दिया। लेंड मतलब लोन दे रहा है, लेंडिंग कर रहा है। उस टाइम पे रेपो रेट होता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म फॉर बोरोइंग है। और यहाँ पे क्या, और यहाँ पर जब बैंक्स देते हैं, क्या करें, बोरो फ्रॉम बैंक, आरबीआई खुद से कर रहा है, किससे, बैंक से। उस रेट पे क्या, उस रेट को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे बैंक क्या कर रहे थे, वो खुद बोरो कर रहे थे, तो जब बैंक बोरो करता है वो होता है रेपो रेट। एंड यहाँ पे जब आरबीआई बोरो करता है, नाउ दिस इज एरो इधर जा रहा है, मतलब आरबीआई इज टेकिंग मनी फ्रॉम दिस बैंक। ठीक, तो जब आरबीआई ले रहा है दैट इज नोन एज द रिवर्स रेपो, और जब वो खुद देता है दैट इज नोन एज द रेपो रेट। व्हेन आरबीआई लेंड्स एंड व्हेन आरबीआई गेट्स बोरोज, यू कैन से। तो ये था हमारा रिवर्स रेपो, रेपो एंड बैंक रेट। अब ये कुछ और चीज़ें लिखी है जो आपको और अच्छे से क्लियर करा देंगी कि मैं क्या बता रही हूँ। नाउ दिस रेपो के बारे में क्या है, रेपो जब बढ़ता है, मतलब रेपो रेट जब बढ़ता है, रेपो रेट क्या था, जब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए। ठीक, जब रेपो रेट बढ़ रहा है, सपोज आपको पता है परसेंट के हिसाब से होता है, 1%, 2%। अभी एक्चुअली कितना चल रहा है नवंबर में, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। रेपो रेट अगर बढ़ा दिया, ठीक, यहाँ पर रेपो पे आते हैं, आरबीआई ने बोला अच्छा ठीक है, हम तुम्हें शॉर्ट टर्म का लोन तो देंगे, लेकिन भैया हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर रेपो रेट आरबीआई ने बोला ठीक है बोरोइंग ले लो, 10% पे लेना पड़ेगा। जब 10% कॉमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट देंगे तो मनी की सप्लाई तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि उनका 10% तो वो आरबीआई को दे रहे हैं। ज़्यादा रेपो होने से मनी की सप्लाई कम हो जाती है। एज मनी बिकम्स डियरर, मतलब मनी कम है अब बैंक्स के पास। अब क्या होगा, इसलिए इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इस पॉलिसी को कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। फिर से समझते हैं, जब रेपो रेट बढ़ जाता है, आरबीआई बोलती है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उस टाइम पे मनी की सप्लाई कम हो जाती है। मनी की सप्लाई क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, बैंक्स के पास पैसे कम हो जाएंगे। जब बैंक्स के पास पैसे कम होंगे तो लोन कम दे पाएंगे बैंक्स लोगों को। जब लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन अगर मार्केट में है तो वो कम हो जाएगा। और इस पॉलिसी को कहा जाता है डियर मनी पॉलिसी। सेकेंड वन इज़ रेपो का कम हो जाना। अब इसमें सारी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल होता है, तो पहले सिचुएशन से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है और इस सिचुएशन से डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। कैसे, अगर रेपो कम कर देगा, अगर आरबीआई ने बोला ठीक है चलो 2% पे ले लो यार लोन, तो जब 2% पे लोन लेगा तो मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी, बैंक्स को सिर्फ 2% तो देना है, बाकी तो उसके पास रहेगा, वो जितना मर्जी लोन दे। तो जब 2% दिया, मनी की सप्लाई ज़्यादा है, अभी दे सकते हैं, आराम से लोनिंग कर सकते हैं। मनी बिकम्स चीप, मनी आसानी से लोगों के पास पहुंच जाएगा लोन के फॉर्म पे। जब आसानी से लोगों के पास लोन के फॉर्म में चला जाएगा तो देयर बाय प्रमोट्स ग्रोथ एंड कंट्रोल्स डिफ्लेशन। उससे क्या होगा, जब लोगों के पास ऑटोमेटिकली मनी होगा तो डिफ्लेशन की सिचुएशन ही नहीं आएगी। तो इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है, दिस पॉलिसी इज नोन एज चीप मनी पॉलिसी। तो ये थे दो तरीके रेपो को लेकर। एक और चीज़ है रेपो की, इंजेक्शन क्या होता है, जब आरबीआई बैंक्स को लिक्विडिटी देती है और बैंक से बदले में क्या करती है, सिक्योरिटी ले लेती है। ये कौन सी सिचुएशन है, ये यहाँ वाली। ठीक, बैंक क्या करती है, लोन देती है और बदले में क्या ले लेती है, सिक्योरिटीज़ ले लेती है, कोलैटरल सिक्योरिटीज़, और बदले में क्या करती है, फंड दे देती है, दैट इज़ नोन एज इंजेक्शन। और यहाँ पे क्या है, रिवर्स रेपो के केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। बैंक से खुद आरबीआई को लोन चाहिए, जब बैंक से खुद आरबीआई लोन ले रही है तो दैट इज बैंक, मतलब उसे लिक्विडिटी दे रही है, मतलब मनी दे रही है, और बैंक को आरबीआई बदले में क्या दे रही है, सिक्योरिटीज। दिस इज नोन एज रिवर्स रेपो और इसे एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। इंजेक्शन मतलब आप खुद सोचिए, इंजेक्शन मतलब जैसे कि हमें इंजेक्शन लगवाना होता है तो हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो सिरिंज में कुछ भरते हैं फिर हमारे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो वैसे आप खुद देखिए, सिक्योरिटी लेके
आरबीआई पैसे दे रही है किसी बैंक को, और ये पैसे अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? जो भी कस्टमर्स आएगा उनके पास ही तो जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली वो कंट्री में फ्लक्चुएट हो जाएंगे, सॉरी नॉट फ्लक्चुएट, कंट्री में वो सर्कुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ऑलरेडी आरबीआई खुद ने सोचा होगा कि कंट्री में मनी बिल्कुल नहीं है, ऐसा करते हैं रेपो को ऐसे करते हैं जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा फंड चला जाए। वहीं एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब आरबीआई देखती है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, बैंक्स के पास बहुत पैसा है, ऐसा करो इन्फ्लेशन आएगा, इससे बेटर है कि से कमर्शियल बैंक से लोन ले लो और सारा पैसा उनसे एब्जॉर्ब कर लो। जब मनी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। तो यहाँ पर लिक्विड अपनी सिक्योरिटीज़ रखवाते हैं कमर्शियल बैंक से और पैसा सारा ले लेता है वापस अपने पास, कौन? आरबीआई। तो ये था हमारा रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, सारी सिचुएशन, सारे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। देन कम्स वन मोर मेथड, वन मोर टेक्निक विच इज़ नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। बहुत सुना होगा आपने, बहुत 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 सुना होगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? इट इज़ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड to keep with RBI in the form of reserves and balances. It is a dead money as banks don't receive any interest from RBI. ये सब कुछ नहीं देखना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ इसे देखिए और मेरी बात सुनिए। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? ये एक परसेंटेज होता है बैंक डिपॉजिट्स का। फॉर एग्जांपल कोई पीएनबी बैंक है, उस पीएनबी बैंक में 1 करोड़ डिपॉजिट्स हैं, ठीक, 1 करोड़ डिपॉजिट है। अगर सपोज कैश रिजर्व रेशियो 2% लगा हुआ है, सीआरआर, इसे सीआरआर भी कहते हैं, सपोज सीआरआर 2% है, तो उस पीएनबी बैंक को उस पर्टिकुलर 1 करोड़ रुपए में से 2% निकाल के किसे देना है? आरबीआई के पास जमा कराना है, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स के फॉर्म में जमा कराना है। उसे डेड मनी भी कहा जाता है क्योंकि इसके बदले में आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक। जितनी भी किसी एक पर्टिकुलर बैंक के पास डिपॉजिट्स है, उस डिपॉजिट्स का जो भी सीआरआर मार्केट पे चल रहा होगा, उस पर्टिकुलर सीआरआर के फंड को निकाल के आरबीआई के पास जमा कराना ज़रूरी है। हर एक बैंक ऐसा करता है एंड दैट पर्टिकुलर रेशियो इज़ नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। नाउ दिस कैश रिजर्व रेशियो इज ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपका मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में। तो आ जाते हैं इसके ऊपर सीआरआर। अब आप खुद सोचिए कि अगर सीआरआर ज़्यादा है, मैं बोलती हूँ अगर सीआरआर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक्स के पास सपोज एक किसी बैंक को ले लेते हैं पीएनबी, अगर उसके पास 1 करोड़ डिपॉजिट है और सीआरआर लगा दिया गया 20% या 30%, तो अच्छा खासा अमाउंट तो बैंक्स का निकल के आरबीआई के पास चला जाएगा। तो वो लोन के कैसे कर पाएंगे? लोनिंग में फिर दिक्कत आएगी, ठीक। तो ये भी गलत है। अगर सीआरआर बहुत कम है, 0.2 या 0.3% सीआरआर है सिर्फ, तो बैंक्स के पास बहुत पैसा हो जाएगा, वो लोनिंग आराम से कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे इन्फ्लेशन पे और मनी की सप्लाई के ऊपर। आते हैं और देखते हैं कैसे। अगर सीआरआर कम है, ठीक, सीआरआर कम होने से क्या होगा? लोन रेट ज़्यादा है, सॉरी, सीआरआर अगर कम है तो लोनिंग ज़्यादा होगी, लेंडिंग भी ज़्यादा होगी, डिपॉजिट रेट भी ज़्यादा होगा। सीआरआर के कम हो जाने से ये सारी चीज़ें, इन सारे रेट तो कम हो जाएंगे बट एक्चुअली में इनमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, अगर लोन 1-1% पे मिलने लगे तो हम सब लोन लेने लगेंगे, है ना। तो सीआरआर अगर कम है, बैंक्स, आरबीआई ने बोला ठीक है अच्छा 2% सीआरआर रखवा दो, जस्ट इमेजिन दीज थिंग्स। तो डिपॉजिट रेट भी जो आजकल 13-13, 14-14% इंटरेस्ट है, अगर वो भी फिर 2-2, 3-3% हो जाएगा। लेंडिंग रेट, जमा कराने का रेट भी कम हो जाएगा, लोन रेट भी कम हो जाएगा, सारे रेट्स कम हो जाएंगे, हर किसी को आराम से लोन मिलने लगेगा। उससे क्या होगा? जब हर किसी को आराम से लोन मिलने लगेगा तो मनी हर सबके पास राइज होने लगेगा, ठीक। राइज इन मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों में ग्रोथ होने लगेगी, हर किसी के पास लिक्विडिटी होगी, मतलब मनी होगा, परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ जाएगी। तो कैश रिजर्व को अप एंड डाउन करके हमारी गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करती है। और वाइस वर्सा कब होगा, मतलब इसका उल्टा कब हो जाएगा? सपोज अगर सीआरआर बहुत बढ़ा दिया, सीआरआर ज़्यादा बढ़ गया, तो डिपॉजिट रेट भी भैया फिर 13-14% से इंटरेस्ट भाग के 20% हो जाएगा, लेंडिंग रेट भी बढ़ जाएगी, लोनिंग रेट भी बढ़ जाएगी, सारे रेट बढ़ जाएंगे। अब बहुत ही कम लोग लोन ले पाएंगे, जो बहुत अमीर होंगे, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वही लोग बस लोन ले पाएंगे। जब वही लोग लोन ले पाएंगे
तो मनी की सप्लाई राइज होने की जगह क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ग्रोथ में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। लिक्विडिटी विल फॉल, परचेजिंग पावर विल फॉल। तो ये था कैश रिजर्व रेशियो, जिसे अप एंड डाउन करके आरबीआई इज thoroughly able to control the supply of money. Then comes statutory liquidity ratio, SLR इसे कहा जाता है। ये भी ऐसा ही कुछ रोल निभाती है जैसा अभी हमने CRR में पढ़ा। इसमें भी एक फ़र्क होता है, बस एक छोटा सा माइन्यूट सा फ़र्क होता है। Every bank has to maintain certain quantity of liquid assets with themselves. These assets can be cash, precious metals, RBI approved securities. The rates of these liquid assets is termed as SLR. अब देखिए, सपोज जैसे कि पीएनबी है, सेम एग्जांपल लेते हैं। पीएनबी है, उसके पास 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी है, 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं। उस डिपॉजिट्स का आरबीआई ने बोला कि एसएलआर बनाना है 10%। ठीक, मतलब उस पर्टिकुलर 1 करोड़ का 10% निकालो और अपने पास रिजर्व फॉर्म में रख लो। इसे किसी को लोनिंग में नहीं देना है, इसे अपने पास बचा के रखो। जब हमें कभी पॉकेट मनी मिलती है तो हम उस पॉकेट मनी में से, जब बचपने में मिलती थी तो उसमें से सपोज 100 रुपये मिले तो 20 रुपये उठा के गुल्लक में डाल देते कि ठीक है इसे जोड़ लेंगे। तो है तो वो हमारे पास, लेकिन हम खर्च नहीं करेंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। जो भी डिपॉजिट मिला उसका कुछ सर्टेन क्वांटिटी बोला जाता है कि लिक्विड के फॉर्म में, मतलब मनी के फॉर्म में निकाल के रख लो और उसे अपने पास ही रखना, किसी को भी लोन के फॉर्म में नहीं देना। आरबीआई किसको बोलता है, सारे कमर्शियल बैंक्स को। ठीक, कि इतना रेट का निकाल के रख लो। वो कैसा, किस फॉर्म में हो सकता है, वो कैश फॉर्म में भी रख सकते हो, मेटल्स है अगर गोल्ड तो उसमें भी रख सकते हो, आरबीआई ने जो सिक्योरिटीज़ को अप्रूव करा के रखा है उस सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी रख सकते हो। दीज रेशियोज, इसे एसएलआर कहा जाता है। अब सिर्फ एक फ़र्क है इसमें, सीआरआर में क्या होता है, आपके डिपॉजिट का परसेंट आरबीआई बोलेगा हमारे पास रखवाओ। ठीक, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बोलता है कि तुम अपनी डिपॉजिट्स का इतना परसेंट अपने पास खुद ही कहीं किसी सेफ में रख लो। ठीक, अब ये एसएलआर का भी सेम इफेक्ट होता है जैसा कि सीआरआर में था। अगर एसएलआर कम है, अगर 1 करोड़ रुपए में से सिर्फ 2% एसएलआर है तो डिपॉजिट रेट भी कम होगा, लेंडिंग रेट भी कम होगा, क्योंकि हमारे 1 करोड़ रुपए में कुछ पार्ट तो हमने आरबीआई को दे दिया और कुछ पार्ट हमें अपने पास भी तो रखना है। तो जो अपने पास रखना, अगर वो कम है तो डिपॉजिट रेट भी कम हो जाएगा, लेंडिंग रेट भी कम हो जाएगा, लोनिंग रेट भी कम हो जाएगा। जब सारे रेट कम हो जाएंगे, हमें लोन आराम से मिल रहा है, बड़े कम परसेंटेज पे मिल रहा है, तो लोन देने वाली कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, राइज इन मनी होगा, ग्रोथ होगी, लिक्विडिटी होगी, राइज इन परचेजिंग पावर। वहीं इसका उल्टा क्या, अगर एसएलआर बढ़ा दिया जाए, अगर बोला जाए कि 1 करोड़ में से 10% तुमने हमारे पास रखवा दिया, अब तुम्हें अपने पास जो एसएलआर रखना है वो 30% रखना है, तो मतलब 1 करोड़ का 40% तो इधर उधर रखने में ही चला जाएगा, बचेगा 60%। उस 60% को ही तो हमें लोन में देना है, तो भैया रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, डिपॉजिट रेट बढ़ जाएगा, लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा, लोनिंग रेट बढ़ जाएगा, और लोन देने वाली कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। बहुत ही कम लोग होंगे जो उतने हाई परसेंट 20-25% इंटरेस्ट पे लोन ले पाएंगे, बहुत ही कम होंगे जो बहुत ही अमीर होंगे। उससे क्या होगा, मनी की सप्लाई विल फॉल, ग्रोथ विल फॉल, लिक्विडिटी विल फॉल एंड अल्टीमेटली परचेजिंग पावर विल फॉल। तो ये कुछ रोल था जो एसएलआर और सीआरआर निभाते हैं मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आप खुद सोचिए, अगर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करनी है तो आरबीआई बोलेगा ठीक है भाई एसएलआर और सीआरआर बढ़ा दो। जब एसएलआर सीआरआर बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक्स कम लोन दे पाएंगे, लोगों के पास कम पैसा जा पाएगा, मार्केट में कम पैसे होंगे और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। वहीं अगर लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बिल्कुल भी मनी नहीं है, तो बोलेगा अच्छा ऐसा करो, सीआरआर और एसएलआर को कम कर दो, रेट को कम कर दो। जब रेट कम हो जाएगा तो बैंक ज़्यादा लेंड कर पाएंगे, ज़्यादा डिपॉजिट्स दे पाएंगे, लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएंगे, उससे लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लोग लोन ले पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें खर्च कर पाएंगे, ज़्यादा डिमांड हो पाएगी, तो ये फ़ायदा होगा। तो उस तरह से मनी के सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। बढ़ानी है तो बढ़ा दिया जाता है रेशियो, और अगर कम करनी है तो रेशियो को कम कर दिया जाता है। अब आ जाता है लास्ट मेथड विच इज़ नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ लिक्विडिटी सपोर्ट अरेंजमेंट। ये मनी का एक अरेंजमेंट होता है प्रोवाइडेड बाय आरबीआई to commercial banks if latter does not have required eligible securities above SLR limits.
इट इज़ अ लोन गिवन टू RBI टू कमर्शियल बैंक्स ऑन इमरजेंसी बेसिस। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF एक इमरजेंसी लोन होता है जो RBI देता है। किसे देता है? टू कमर्शियल बैंक्स। कब देगा? तब देगा जब कमर्शियल बैंक के पास रिक्वायर्ड एलिजिबल सिक्योरिटी नहीं है। एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट की सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई SLR को मेंटेन करने के लिए। जब वो चीज़ नहीं है तो बोला अच्छा ठीक है ऐसा करो, इमरजेंसी प्रोविजन पे हमसे लोन ले लो। उस पर्टिकुलर लोन को कहा जाता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इट इज़ अ लोन गिवन टू RBI ऑन इमरजेंसी बेसिस। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, ये आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये नोट्स मैंने बहुत पहले बनाए थे, मैंने सोचा था उस पर वीडियो बनाऊंगी, बट एक सीक्वेंस चल रहा था इसलिए उसे नहीं उठाया। तो ये जो आपने सोचा होगा हर वीडियो में ये क्या काट काट के रखा है, तो ये जो कटा कटा ही है उस टाइम के रेट्स थे RBI के, SLR और CRR जो मैंने लिख रखे थे, तो मैंने उसको काटा और फिर एक फ्रेश यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर, ये भी मैंने लिख दिया है, प्लीज़ इस पे ध्यान दें। अब आ जाते हैं करंट डेट्स के ऊपर। करंट रेट्स नवंबर 2020 जब ये वीडियो बन रही है उस टाइम पे SLR वॉज 21.50%, रेपो 4%, रिवर्स रेपो 3.35%, MSF ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अभी ऊपर पड़ा वो है 4.65, CRR इज़ 3% एंड बैंक रेट एट 4.65%। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। आपने आज की वीडियो में क्या पढ़ा? आपने आज की इस वीडियो में पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब। यू हैव स्टडीड अबाउट द क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसमें हमने बैंक रेट पढ़ा, मतलब लॉन्ग टर्म का लोन, शॉर्ट टर्म का लोन रेपो, शॉर्ट टर्म जब RBI को लोन चाहिए होता है मतलब रिवर्स रेपो, रेपो के सारे सिचुएशन कब क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड कैश रिजर्व रेशियो, कैसे मनी की सप्लाई कंट्रोल होती है, SLR जो हम अपने पास मतलब कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखवाते हैं, एंड लास्ट में जो इमरजेंसी बेसिस पे लोन RBI देता है विच इज़ MSF। थैंक यू वंस अगेन गाइज, आप इस वीडियो को जो अंत तक देख रहा है, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी सजेशन, फॉर एनी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, काइंडली यूज़ द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।